अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, हम आ चुके हैं। आज वैसे भी जुम्मा है, जुम्मे के दिन आपको हम याद दहानी कराते हैं, एक छोटा सा रिमाइंडर देते हैं। जुम्मे को सैयदुल अयाम भी कहा जाता है जी। आज के दिन दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम करिएगा और अपनी दुआओं में हमें और मुल्क कौम को सबको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आज के दिन कबूलियत की घड़ी होती है जनाब। आज का दिन वैसे ये बड़ा हैपनिंग्स वाला है, मतलब और बड़ी ज्यादा एक्साइटेड भी मैं हूं और मेरे साथ जितने क्रिकेट शायकीन हैं वो सब एक्साइटेड होंगे। आखिरकार वो शाहकार तैयार हो गया है और आज वो दिन आ गया है कि जब हम कह सकते हैं कि कदाफी स्टेडियम की जो नकाब कुशाई है ना वो होने वाली है। तो ओपनिंग सेरेमनी होनी है जी कदाफी स्टेडियम की आज, जिसके लिए भरपूर किस्म के इंतजामात भी किए गए हैं। और इसी सिलसिले में कल रात भी मौसम नकवी साहब ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया और जायजा लिया इंतजामात का, और आज सुबह सवेरे भी वो ऑलरेडी कदाफी स्टेडियम का दौरा कर चुके हैं और इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। और उन्होंने यही कहा है कि क्रेडिट सारा जो है वो टीम को जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये काम मुकम्मल हो गया, जितना टाइम था उसमें। उनके एजाज में ज़ोहराना भी देंगे, पूरी टीम को जो है वो ज़ोहराना देंगे। 117 दिन का रिकॉर्ड टाइम है जिसके अंदर ये सारी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई और कोई काम भी बाकी नहीं बचा। जो जो वादे किए गए थे वो सब पूरे किए गए और माशाल्लाह से कितना शानदार फील आ रही है कदाफी स्टेडियम की। और लाहौर ये हो जाए तैयार, क्योंकि इस वक्त एक शानदार शो भी स्टेज किया जाएगा यहाँ पर, और वो सब लाहौरियों मजे की बात है कि पाकिस्तान के लिए एंट्री फ्री है। आप जाएं उसको देखें, ना सिर्फ आरिफ लोहार, आयमा बेग, बल्कि अली जफर भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी होगी, लाइट शो होगा। लाइट शो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि देखें एक रिकॉर्ड मुद्दत में पूरा करना शायद इतना बड़ा कारनामा नहीं है। कारनामा ये है कि आपने पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, फिर से पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आया है और उसके लिए पूरी किसकी उम्मीदों पर पानी पड़ा है। ये भी बता दें किसको बहुत तकलीफ हो रही थी, हमारे हमसाया मुल्क को, तो उनके लिए सबूत है जो कभी कह रहे थे कि टाइम पे मुकम्मल नहीं होगा, वेन्यू तब्दील हो जाएगा। जनाब देखें चैंपियंस ट्रॉफी भी यहीं हो रही है और ट्रायंगुलर सीरीज भी हमारी यहीं से शुरू हो रही है। तकरीब की बड़ी बात यह है कि मेहमान खुसूसी खुद वजीर आजम होंगे, तो जो माहौल होगा देखने लायक होगा, जरूर जाइएगा, उसे एंजॉय कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की हमारी जो साउथ अफ्रीका की मेहमान टीम है उसको भी हम वेलकम कर देते हैं। वाला था मैं कि वो साउथ अफ्रीकन टीम भी पहुंच चुकी है सैफ अली की सीरीज के लिए, और कल पहला मैच होने वाला है न्यूजीलैंड पाकिस्तान के माबैन। इसके लिए स्टेडियम तैयार है, आज इफ्तिताही तकरीब होगी, कल मैच होगा। तो भरपूर एक लाइनअप मौजूद है कि इन नए स्टेडियम्स में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए। और इसके साथ साथ अब जो हमारी मेहमान टीम है जनूबी अफ्रीका से जो आई है वो आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन करेगी। अली आपने चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 का जो प्रोमो है उसका ट्रेलर देखा है आपने? उसके जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसका गली गली भरी भरी, जरा आप लोगों को भी दिखाते हैं और सुनवाते हैं। गली गली भरी भरी सुनकर ही मजा आ जाता है, और फिर आतिफ असलम की आवाज का तड़का हो उस पे तो क्या ही बात है। आतिफ असलम खुद भी एक अदाकार के तौर पर भी हमने देखे हैं, तो इस टीजर में आप देख सकते हैं कि वो अदाकारी नहीं बल्कि डांस भी कर रहे हैं। एक्साइटमेंट का लेवल है जी, डांस करने को दिल चाह रहा है। हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जाते जाते अली फोटोशूट भी हुआ है जी हमारी टीम का, वो जो ट्रायंगुलर सीरीज के लिए उसका भी एक प्रोमो छोटा सा रिलीज हुआ है, वो भी हमारे जो नाज़रीन है वो देख सकते हैं। नजर आ रहे हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसके अलावा बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद रिजवान दिखाई दे रहे हैं। तमाम क्रिकेटर्स बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अब इतने ही पुरजोश इस स्टेडियम में भी नजर आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोमोस की हद तक, टीजर्स की हद तक नहीं हमें रहना, हमें अब मैदान में भी कारकर्दगी दिखानी है। और पीसीबी इंतजामिया तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि स्टेज उन्होंने एक अच्छा सजा दिया, अब उसमें कारनामा आपने सरंजाम देना है। पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ, स्क्वाड की भी बात कर लेते जी। पाकिस्तान के ऐलान करदा जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उस पर तो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने सबसे आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान किया था और उस पर तनकीद भी हुई थी। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की शमूलियत पर मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से काफी ज्यादा तनकीद हुई, और फिर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और ओपनर के इंतखाब पर भी हैरत का इजहार किया गया बहुत सारी जगहों से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने फिर कह दिया कि फहीम अशरफ को ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया है और नाकदीन का फहीम अशरफ की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना उनकी राय है जी। आकिब जावेद ने कहा कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन के तौर पर कौमी टीम तश्कील हमने दी है ताकि जरूरत पर फास्ट बॉलर और स्पिन ऑलराउंडर हमारे पास
दस्तयाब। अब सवाल ये है कि क्या अब कौमी स्क्वाड पर नजरसानी होगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नजरसानी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल 11 तारीख तक का वक्त है, उस वक्त तक ये भी टीजर के तौर पर उन्होंने जानबूझ के जो है ना वो दिया ना हो कि भाई हमारा स्क्वाड ये होने वाला है, एक एक ओपनर है और एक स्पिनर है हमारे पास, और कोई तब्दीली होने वाली है जो है ना वो हमारे पास ऐसी आ गई है जिस पर बहुत से लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास तौर पर जदीद तर से तामीर किए जाने वाले लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह आज शाम 7 बजे किया जाएगा। आपको बताया है, उसके हवाले से भी जो तकरीब है तफसीलात उसकी भी फराहम कर दी गई। हमारे साथ अली मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हो गए और इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस चंक में जिसमें हमने क्रिकेट पर डिस्कशन करनी है। इरफान, आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी जरा यूसुफ अंजुम साहब कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज की जो तकरीब है उसके हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। यूसुफ अंजुम साहब जरा बताइएगा, इंतजामात का आपने जायजा लिया, कैसे इंतजामात किए गए हैं आज के दिन के लिए? जी हिना, जी अली, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से आप रोज़ मुझसे पूछते थे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कब मुकम्मल होने जा रहा है, हम भी आपको लम्हा बलम्हा इसकी यहाँ से रिपोर्ट करते रहे। आज एक बार फिर मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के फ्रंट पर मौजूद हूँ और आज इसका क्योंकि बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज इसका बाकायदा तौर पर शाम 7 बजे इफ्तिताह होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे। तो यहाँ आप भी आ सकती हैं, आपके लिए भी कोई टिकट नहीं है, कोई मुफ्त पासेस नहीं है, बल्कि ये सब फ्री है। लोगों को बुलाया गया कि आप आएँ, स्टेडियम की खूबसूरती को देखें और दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में शुरू होने वाले जो इस मेगा प्रोजेक्ट को इंतहाई कलील अरसे में 117 रोज़ में मुकम्मल करके दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान की कौम हर काम करने की अहलियत रखती है, जो लगन वो जो इरादा कर ले उसको वो करके छोड़ती है। तो आज यहाँ शाम को 7 बजे इफ्तिताह इसका होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर आधा घंटे तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब भी है, इसमें रंगारंग यहाँ पर फायर वर्क्स होगा, लेज़र लाइट शो होगा, उसके साथ साथ आलम लोहार, अली जफ़र और आयमा बेग की परफॉर्मेंस भी है, उनके गीत भी होंगे, वो खुशियाँ मनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी इस मौके से एंजॉय करेंगे। और शाम 7:30 बजे के बाद 7:30 बजे एक और प्रोग्राम है यहाँ पर ICC चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम जो किट पहनकर खेलेगी उसकी रौनमाई भी होने जा रही है आज। उससे पहले भी एक इवेंट रखा गया, क्योंकि 12:30 बजे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर ट्रॉफी की रौनमाई करेंगी, दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो एक हल्ला गुल्ला होगा यहाँ पर, पूरा सारा दिन जारी रहेगा। और एक और ख़ास बात आज के हवाले से आपको कर मैं करूँ कि 1 बजे जो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने जो वर्कर जिन्होंने दिन रात इसको कंप्लीट किया, काम किया यहाँ पर, और उनकी काविशों की बदौलत ये जो प्रोजेक्ट है उसको इंतहाई कम मुद्दत में मुकम्मल होने में कामयाबी मिली पाकिस्तान को। उनके एजाज़ में एक खाना भी दिया जा रहा है, ये ज़ोहराना होगा, जिसमें साथ ही यहाँ से है कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास साइकिलिंग वेलोड्रम, वहाँ पर उसके इंतजाम किए जा रहे हैं और उनको मजदूरों को पहली बार रेड कारपेट दिया जा रहा है। और रेड कारपेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके लिए उसका अरेंज किया गया है। वो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ख़ास मेहमान हो गए और जिनके साथ चेयरमैन PCB वहाँ वक्त भी गुजारेंगे, खाना भी खाएंगे। तो यूँ जो एक दुनिया को दिखाना था हमने कि हमने एक कम वक्त में चीज़ों को मुकम्मल करने की अहलियत रखते हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी भी यहाँ पर होने जा रही है और उससे पहले 3 मुल्क की सीरीज़ यहाँ पर होगी, जिसका इफ्तिताह यानी कि जो इसका पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वो कल खेला जाएगा और उसके बाद 10 तारीख को यहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें एक्शन में दिखाई देगी। और इन मैचेस के लिए और कौमी टीम पूरा एतमाद है, पूरी उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगी, क्योंकि होम कंडीशन में पाकिस्तान एक फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगा। तो जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा कि पहले ये कहा जा रहा था इंडिया की जान से कि पाकिस्तान में स्टेडियम बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, इसलिए चैंपियन ट्रॉफी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए दुबई में, पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी को। वो कि अब कुछ मैचेस जो इंडिया के हैं वो दुबई में होने जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी जितने मैचेस 10 मैचेस हैं फाइनल समेत वो यहाँ पाकिस्तान में होंगे। अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाती तो फिर जो फाइनल है वो भी 9 मार्च को इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, जिसके आगे आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यूसुफ साहब ने स्टेडियम से ही हमें ये सब चीज़ें आगाह की हैं, तो एक तड़का तो उन्होंने खास कर लगा दिया। ये कि इन्फॉर्मेशन तो हमने शेयर की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अब जो दौरान दिया जा रहा है तमाम मजदूरों के हवाले से जिन्होंने ये स्टेडियम तैयार किया है, उनके लिए रेड कारपेट भी होगा और होना भी चाहिए। 117 दिन में पूरा का पूरा स्टेडियम उसकी तज़य्युन कर देना और तेजी से उसका जो है इफ्तिताह करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है 117 दिन में स्टेडियम को मुकम्मल किया गया है, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको दिखाई देती है? ना सिर्फ इस स्टेडियम को बल्कि मुल्क के दीगर जो 2 स्टेडियम हैं उनको भी तैयार किया गया है।
देखिए, बाकी जहाँ स्टेडियम की बात करें तो वो बहुत थोड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन का काम था, बट कजाफी स्टेडियम तो ऑल टुगेदर 90% इसको चेंज किया गया। उसके जितने स्टैंड थे और जो मेन बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश करके नए सिरे से इसको तमीर किया गया। और ये शायद रिकॉर्ड साज जिस तरह बात यूसुफ साहब बता रहे थे, ओबियसली 117 दिन में करना ये कोई एक मिरेकल ही था, और ये इसको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए जिस चीज का बनता है मोहसिन नकवी साहब टीम को। इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया, 24/7 काम किया और दुनिया को प्रूव करके दिखाया। और ये वक्त की डिमांड भी थी। जब हम 29 ईयर्स के बाद इवेंट को होस्ट करने की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 96 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, और इतने टाइम के बाद जब आप होस्ट करने जा रहे हैं तो आप दुनिया के अगर आप स्टेडियम को देखते हैं, इंग्लैंड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली फिर उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है उनको फिर फॉलो भी करना पड़ता है। और आपके प्लेयर आते हैं, फिर आपके जितने भी आप समझ लें कि आपके जर्नलिस्ट हैं वो आपके ट्रैवल करेंगे, आईसीसी के काम आएंगे। तो आपने एक मैसेज देना होता है। जहाँ पीस की बात करते हैं, जहाँ आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, उधर आपने जो दुनिया के जो स्टेडियम के लिहाज से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपने दिखाना होता है कि हम उसको मीट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को बहुत क्रेडिट देता है। बड़ा शानदार उन्होंने एक एफर्ट की। आल्दो के कई हम जरूर इस पे डिबेट कर सकते हैं कि थोड़ा पहले होना चाहिए था, शायद हम 11 था। दुआओं के सिलसिले में हम हमेशा हर चीज बड़े एंड पे करते हैं। When is well, all is well, ये बड़ा अच्छा साइन है। एग्जैक्टली ऐसे ही है इरफान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इरफान, अगर अब हम जरा ये काम तो हो गया, जिन्होंने ये काम करना था उन्होंने कर दिया, अब जरा हम अपने सिलेक्टर्स की भी बात कर लें जिन्होंने हमारी कौमी टीम का ऐलान किया है। जी वो क्या सोचकर आपको लगता है कि ऐलान किया है? क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी स्क्वाड में स्पेशलिस्ट ओपनिंग जोड़ी भी नहीं नजर आ रही और ना ही इब्रार के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है, तो ये स्क्वाड मुतवाजन फिर कैसे हो सकता है? आपका क्या कॉमेंट है इस पे? देखिए, जरूर हम डिबेट कर सकते हैं, और मैंने शायद अपने जर्नलिस्ट कैरियर के अंदर कभी इतनी डिबेट या इतनी आर्गुमेंट सुने नहीं है किसी भी स्क्वाड को लेके जितने इस पे हो रहे हैं। 2-3 प्लेयर के ऊपर ही आपकी डिबेट होती है, उन्हीं पे प्रॉब्लम आती है। आई एम श्योर कि अगर आप किसी भी या जितनी हमारी सिलेक्शन कमेटी है, अगर एक ओपनर और ऐड कर लेते, क्योंकि फखर एक सिंगल ओपनर के साथ आप जाओ तो एक प्रोफेशनल जो जॉब है, एक बड़ी रेगुलर जॉब है ओपनर की, और फखर जमान जब ओपन के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली वो भी 5-6 मंथ के पीरियड के बाद आ रहे हैं, टीम में कम बैक कर रहे हैं। तो बाबर आजम ने अपने 7-8 साल के कैरियर में कभी भी ओपन नहीं की और वो नंबर 3 पे आते रहे, और ओडीआई का ऐसा टेम्पलेट है जो उनको सूट करता है। इसी तरह अगर आप स्पिनर की भी बात करते हैं तो भारत 4 स्पिनर के साथ आ रहे हैं, अफगानिस्तान 3 स्पिनर के साथ आ रहा है, बांग्लादेश भी 3-4 स्पिनर के साथ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये जितनी भी साइड आप देख रहे हैं सब 2-2 स्पिनर के साथ एटलीस्ट आ रहे हैं। बट मैं आपको बोर्ड की साइड पे सिलेक्शन कमेटी का मौकफ दे देता हूँ। उनका मानना यह है कि फेब और मार्च में आपकी बॉल ज्यादा स्पिन नहीं करती, और आपका दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो आईसीसी का इवेंट है ये बैटिंग विकेट्स होंगी, इसमें बॉलर को ज्यादा स्पिन नहीं देगी। तो उनका मानना ये है कि ये आपके फास्ट बॉलर के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने एक रेगुलर स्पिनर को रखा है। बट मेरा मानना यह कि अगर आपके 3 पेसर ने खेलना है, नसीम, शहीन और हारिस ने, और अगर हसनैन ने बाहर ही बैठना है, या आप इवन दो किसी अगर आप फहीम के ऊपर भी बात बहुत कर सकते हैं कि अगर उसने भी बाहर बैठना है, और मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 का वो स्ट्रेट अवे पार्ट होंगे, तो आप एक रेगुलर स्पिनर को ऐड किया जा सकता था। उससे ये जो डिबेट चल रही है, और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो बात की जा रही है ये भी आप खड़ा हो जाना था। अगर इरफान अभी आपने फहीम का जिक्र किया, फहीम अशरफ पर तो बड़ी तनकीद हो रही है, खुशदिल शाह की भी बात हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? दोनों क्रिकेटर्स की खास तौर पर अगर बात करें, स्क्वाड की बात ना करें तो देखिए, हमेशा मेरा मानना है कि प्रोसेस के ऊपर बात होती है। किसी प्लेयर के डिसग्रेस नहीं हम करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बट पॉइंट ये है पीसीबी पे ये ऑनस आता है, सिलेक्शन कमेटी पे ये ऑनस आता है कि आप कोई भी मेगा इवेंट होता है तो आप अपने लड़कों को कैरी करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। अगर ये लड़के आपके प्लान का पार्ट थे तो इन्होंने आपके साथ ट्रेवल क्यों नहीं किया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका क्यों, जिम्बाब्वे क्यों नहीं गए? और दूसरा ये है कि अगर आपने जब हमेशा बात की जा रही कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे वो टीम में आएंगे, तो ये तो बीपीएल के परफॉर्मेंस की बेस पे आए हैं, ये तो रिसेंटली बीपीएल खेल रहे थे, उधर अच्छा किया है। तो अब उस्मान खान, ये 3 लड़कों के इंडक्शन के ऊपर बात की जा रही है, तो ये तो उसकी वजह से आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपने सिस्टम या प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, आपके माइंड के अंदर कोई डाउट्स थे, और शायद आपने उस टाइम पे पूरा कवर अप करने के लिए किया गया। आल्दो
ये कि ये अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं, पाकिस्तान को अच्छा लेके जा भी सकते हैं। इरफान खान नियाजी को बड़े अरसे से आप 6 नंबर पे 7वें नंबर पे रख रहे थे कि मैच फिनिशर के तौर पे होगा, और सडनली देखा कि वो एकदम से आउट हो गए विदाउट नो रीजन। अब वो ना मर्जी हम बात कर लें कि ये असल में जोल्ट जो पाकिस्तान टीम और साइम अयूब के एब्सेंस आया है, साइम अयूब ओपनर के तौर पे भी वो आपको 8-10 ओवर भी करके देते थे। अब जब वो नहीं रहे तो उनकी जगह पे एब्सेंस के अंदर आपको 2 प्लेयर इंडेक्ट करने पड़ रहे हैं। एक आपको शाह को ऐड करना पड़ेगा बॉलिंग के लिहाज से, और इसी तरह फिर आप फर्दर देखेंगे एक बॉलर भी शायद आपको कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। तो एक प्लेयर की जगह पे आपको स्क्वाड में 2 लोग ऐड करने पड़ेंगे। तो बस जो इन्होंने करना था वो तो अब हो चुका है। 12 डेट अगर आप कोई चेंजिंग करना तो चाहते आपको हैं लगता स्क्वाड है में, कि जिस तरह से आकिब जावेद साहब ने बता दिया है कि किस किस वजह से किसको उन्होंने टीम में रखा है, तो इसके बाद भी नजरसानी वो करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब इसी टीम के साथ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कल खेलना है पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और दूसरा फिर हमने जाके 12 को खेलना है। तो आपको एक मैच की बेस के ऊपर तो आप किसी को अल्टर नहीं कर सकते। मोस्ट लाइकली यही टीम जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल चेंजिंग अब इसमें की जाएगी। और ऑब्वियसली कैप्टन के वाले से ये है कि वो कीपर एक है, तो दूसरा कीपर के तौर पे उस्मान खान को ऐड किया गया। अब तो ऑब्वियसली हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी टीम को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे पूरा। ये कि अगर ये 1-2 चीजें कर ली जाती, डिस्कशन में ले आते, पहले ले आते, और जिस तरह शुरू में मैं आपके सुन रहा था इंट्रो, अब पहले जरूर होता था कि जब भी किसी टीम को अनाउंस किया जाता है, स्क्वाड अनाउंस किया जाता है, तो चीफ सिलेक्टर आते हैं, फिर कैप्टन आते हैं, वो बात करते हैं। अब ये 2-3 दफा से प्रेस रिलीज के थ्रू नाम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक मीडिया के अंदर भी पैनिक क्रिएट होता है, और वो लोगों तक फिर वो पेनिट्रेट करता है। राइट। तो इरफान, अभी आपने कहा कि स्क्वाड का को इस तरह से रद्दोबदल आपने कभी स्क्वाड में देखा नहीं है जिस तरह से अब हुआ है, और लेकिन इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इन स्क्वाड्स के साथ जो हमारी कारकर्दगी रही है, जो मुसलसल 10-11 खिलाड़ी हमारे मुसलसल खेलते रहे हैं, उनके साथ जो हमारी कारकर्दगी रही है उस पर भी सवालिया निशान है। हम काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो हमारी आजकल चल रही थी, बहुत रेडिकल चेंजेस चाहिए थे। तो मोहसिन नकवी साहब की जो एक स्ट्रेटजी थी वो पिछले दिनों तो कामयाब होती हुई दिखाई दी है। मुख्तलिफ सीरीज में जो टेस्ट सीरीज भी हमारी होती थी, अभी वेस्ट इंडीज के साथ हुई और इंग्लैंड के साथ हुई, उसमें वो किसी हद तक कामयाब होती हुई हमें दिखाई दी है। आपको लगता है कि इस स्क्वाड में तब्दीली से, इस रेडिकल तब्दीली से फिर कोई पैगाम जाएगा, फिर लोग खिलाड़ी परफॉर्म करने लगेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं शायद T20 और टेस्ट की हद तक तो एग्री करूं कि उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ओडीआई का स्टैंडर्ड है जो हमें मिल चुका है, और ओडीआई के अंदर पाकिस्तान जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। हम 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं, फिर जिम्बाब्वे की सीरीज जीते हैं, फिर पहली साइड ने व्हाइट वॉश किया ओडीआई के अंदर जाके साउथ अफ्रीका में। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, इन चाहे बैटर की बात कर लें, बॉलर्स की बात कर लें, इनको T20 फॉर्मेट शायद टेस्ट उसमें सूट नहीं कर रहा जिसका ओडीआई सूट कर रहा है। ये जिसका मैंने फॉर्मूला जो है ओडीआई का वो इनको मिल चुका है, और ये बैटर को स्ट्राइक रेट सूट करता है, बॉलर की वो लेंथ, लाइन और लेंथ सूट करती है, और पाकिस्तान ओडीआई में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको पता प्लेइंग 11 भी कंफर्म है। ये जो 3-4 प्लेयर के ऊपर बात कर रही है, शायद इनमें से मुझे नहीं लगता कोई, सिर्फ खुशदिल शाह टीम के पार्ट होंगे, बाकी 2-3 तो शायद बाहर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। इरफान, फिर एक्साइटेड हैं हम, तो आप जाएंगे आज ओपनिंग सेरेमनी गद्दाफी स्टेडियम की अटेंड करने? जी बिल्कुल, पीसीबी की तरफ से हमें इन्विटेशन भी आज आ चुका है, और आप भी जाएंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जाएं और जो इवेंट है उसमें शमूलियत इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, सीरीज की तैयारी है, आज आप शिरकत करें इफ्तिताही तकरीब में, कल मैच देखने भी जरूर जाइएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में फिटनेस को लेकर रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और दौड़ के शौकीन हजरात को एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अपने आप को भी आप सुनाने लगे अच्छी खबर। अच्छी खबर सुना रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी पार्टिसिपेट करने वाला हूं। इसमें लाहौर मैराथन का दूसरा एडिशन है, 16 फरवरी को होने वाला है, जिसमें 42 किलोमीटर का तवील ट्रैक जो कि पूरा मैराथन है, और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, और फिर 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन के मुकाबले होंगे। ऐसे सेहत बख्श मुकाबलों का मकसद मुल्क में फिटनेस को और जेंडर इक्वालिटी को फरोग देना है, जिसमें हर उम्र के नौजवान मर्द और खवातीन हिस्सा ले सकते हैं। मजीद इस इवेंट का इनेकाद कहां होगा, इसमें हिस्सा लेने वालों को कौन कौन से तजुर्बात से फायदा उठाने का मौका मिलेगा, इस हवाले से बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ मैराथन 2025 के ऑर्गेनाइजर उस्मान बशीर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हिना, अस्सलाम वालेकुम अली, आई एम गुड, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे।
उस्मान, सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि इस बार का जो मैराथन है ये कैसे डिफरेंट है पिछली बार वाले से, क्योंकि ये सेकंड एडिशन है, और ये बताएं कि इस बार कितनी ज्यादा तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट तो मेरे साथ ही बैठे हैं, तो इस बार किस तरह का रुझान देखने में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक पार्टिसिपेंट्स आपके पैरेलल बैठे हुए हैं। दैट मींस जो काम हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है। द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड. So last year we started with the half marathon. We only had half marathon and 5 kilometer category in Lahore. So this year it is going to be the second edition, and this time this was announced since the last year. Last year में ये announce हो गया था, तो पूरा साल लोगों ने इसके लिए prepare किया है. We have 3 categories: full marathon, half marathon and 5 kilometer. So the whole program is designed कि different fitness, different walk of life के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, जिसका मेजर मकसद है बेसिकली टू इम्प्रूव हेल्थ एंड टू बिल्ड द कम्युनिटी इन पाकिस्तान. एंड आई थिंक सेकेंड एडिशन में जो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग इंटरनेशनल एथलीट्स जस्ट फॉर लाहौर मैराथन दे आर फ्लाइंग इन टू पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट. तो फुटबॉल, लोकल फुटबॉल भी ज्यादा होगा और इंटरनेशनल फुटबॉल भी ज्यादा होगा इस दफा. जबरदस्त. उस्मान, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि इसका रूट क्या होगा, कहाँ इसको मुनक्किद किया जा रहा है और कितने किलोमीटर का रूट कहाँ आपने डिसाइड किया है? अच्छा, जो सेकेंड एडिशन है वो ये होगा बहरिया टाउन लाहौर में, और ये स्टार्ट करेगा आईफिल टावर से. द रूट काफ़ी सीनिक रूट है बिकॉज ऑल द मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपके रूट के ऊपर फॉल करते हैं. इनकी ग्रैंड मॉस्क, उसके बाद मेडोज, उसके बाद ट्रफेलगर स्क्वायर. सो द रूट जो है इसमें 3 कैटेगरीज हैं. तो एक रूट जो है वो है फुल मैराथन विच इज़ 42.2 किलोमीटर्स, जैसे अली ने शुरू में बताया. इसी तरह हाफ मैराथन होगा 21.1 किलोमीटर. और उसके अलावा जो बिगिनर्स हैं या जो फैमिलीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं 5 किलोमीटर रन में. एंड अबव ऑल एक किड्स फन रन भी है विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉल लूप ऑफ 1 किलोमीटर फॉर किड्स. लास्ट ईयर भी बच्चों ने उसमें काफी ज्यादा एंजॉय किया था, तो हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली आए और फैमिली में से हर बंदा पार्टिसिपेट करे ताकि हम एक अच्छा कल्चर डेवलप कर सकें. जबरदस्त. आपने बता दिया कि इसका मतलब है कि हर उम्र के लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं, फैमिलीज भी इसमें शिरकत करेंगे और बच्चों के लिए भी अरेंजमेंट्स हैं. मुझे ये बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है? रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट है www.lahore-marathon.com. फरवरी 12 तक जो है रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं. उसके बाद जो है हमारा बिब डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैराथन से पहले, जहां पे आप अपना रेस पैक कलेक्ट करते हैं. तो लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस आप 14th और 15th को कर सकेंगे वहां पर बिब कलेक्शन पॉइंट से, जो कि गुलबर्ग में होगा. एक कॉफी शॉप है ड्रिप, वहां पर. बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये बताइएगा उस्मान, आपको क्यों लगता है कि हम जैसे अफराद भी अब इसकी लपेट में आना शुरू हो गए हैं और दौड़ के लिए तैयार हैं और मैराथन्स में भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है रुझान किस तरह से बढ़ा है पाकिस्तान में? हम मुख्तलिफ सिटीज में देख रहे हैं इस वक्त, कराची मैराथन, इस्लामाबाद मैराथन और अब लाहौर मैराथन. तो आपको क्या लगता है कि क्यों एकदम से तब्दीली आई है और ये दूसरा एडिशन आप भी करवा रहे हैं? इससे पहले कराची में भी किया गया और इस्लामाबाद में भी हुआ है, तो ये रुझान क्यों बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ऑनेस्टली रनिंग जो है ना काफ़ी इंक्लूसिव स्पोर्ट है. इसमें आप डिफरेंट फिटनेस, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से डिफरेंट तरह के लोग एक साथ रन कर सकते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं चाहिए. तो इट्स अ स्पोर्ट फॉर मासेस. तो मासेस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सेकेंडली, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना रनिंग में, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज काफ़ी इंक्लूसिव है. जैसे मैंने आपको कहा, तो हमारी कम्युनिटी भी बड़ी डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. फॉर एग्जांपल, इवन इफ आई टॉक अबाउट जस्ट द पाकिस्तानी ओरिजिन रनर्स, सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, there is hardly any city where I go and I don't find a runner to run with. So आहिस्ता आहिस्ता लोग, because definitely while you are busy in your everyday life, आप बड़े यूनिफॉर्म तरह के लोगों से मिलते हैं. But when you join the running community, एक diverse palette of social palette आपको मिलता है. तो डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं आपको. तो आपका जो कम्युनिटी, जो आपका क्या कहते हैं चाहिए सोशल सर्कल है ना, that expands quite a lot. तो I think that has contributed pretty much to this. सही है. तो उस्मान, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि ये रनिंग का कल्चर डेवलप हो रहा है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने बताया हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी अच्छी है, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. आगे क्या गोल्स हैं आपके? देखिए, आगे गोल यही है कि दुनिया भर में काफ़ी मेजर जो सिटीज़ होती हैं उनकी एक बड़ी मैराथन्स होती हैं. जैसे जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर मुंबई मैराथन उन्होंने स्टार्ट की थी, आई थिंक कोई 20-25 ईयर्स पहले. नाउ दिस ईयर 60,000 पीपल रैन देयर.
हम लोग अभी जो है ना 1000, 3000, 4000 की बात करते हैं, बट क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। और लाहौर बीइंग अ सिटी ऑफ 13 मिलियन पीपल एंड पाकिस्तान बीइंग सच अ बिग कंट्री, आई थिंक वी कैन इम्प्रूव इट क्वाइट अ लॉट एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट विद द ग्लोबल सिटीज वेरी सून। ग्रेट ग्रेट। तो उस्मान ये बताइएगा कि जो लोग शिरकत कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी चाहिए उनको शिरकत करने से पहले, स्पेशली वो अफराद जो फुल मैराथन भाग रहे हैं, क्या चीज़ें सोचकर वो मैदान में उतरे? देखिए ऑनेस्टली जो फुल मैराथन है वो बेसिकली इट इज मोर फॉर ट्रेन्ड एथलीट्स और जिन्होंने इसको पिछले हु आर इन द फ्रेटर्निटी। देन जो हाफ मैराथन है दैट इज फॉर पीपल हु वांट टू चैलेंज देमसेल्फ, हु वांट टू इंप्रूव देयर एंड्योरेंस, एंड 5K इज फॉर एवरीवन। सो फॉर फुल मैराथन जो ऑलरेडी फुल मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है, ही नोज उसने अपना वीकली माइलेज किस तरह से करना है, किस तरह से उसने बिल्ड करनी है अपनी एंड्योरेंस, किस तरह से उसने रेस डे के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन करनी है, किस तरह से उसने रेस से पहले अपने आप को रिकवर करना है ताकि वो फ्रेश आए स्टार्टिंग पॉइंट पे। बाकी व्हेन इट कम्स टू द अदर कैटेगरीज, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू जस्ट बी मोटिवेटेड हियर। इफ यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम योर हार्ट एंड यू वांट टू जस्ट स्टार्ट, तो आप जस्ट आएं, एंजॉय करें, इसको एक्सपीरियंस करें। पिछले साल भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पहली दफा 5 किलोमीटर किया, इस दफा वो हाफ भी कर रहे हैं, कुछ उनमें से फुल भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के कंप्लीट लाइफस्टाइल शिफ्ट्स हुए हैं आफ्टर फर्स्ट पार्टिसिपेशन। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट हैंड। वंस यू एक्सपीरियंस इट, इवन इफ यू आर अ न्यू रनर, सो यू विल ग्रेजुअली गो अप द लैडर। जबरदस्त। उस्मान, आप खुद किस कैटेगरी में भाग रहे हैं? लाहौर में तो मेरी टीम मुझे भागने नहीं देती। अच्छा। कराची में मैंने फुल मैराथन की थी, इस्लामाबाद में मैंने अभी रिसेंटली हाफ की है। तो जनरली लाहौर में आई होप कि हम इतने ज्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए कि नेक्स्ट ईयर आई वुड बी एक्चुअली टारगेटिंग टू रन लाहौर एज वेल, बिकॉज लाहौर वेदर वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ बिकॉज इट्स अ फ्लैट रूट, लाहौर फास्टेस्ट रूट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फास्टेस्ट रूट लाहौर है, तो उधर बहुत अच्छा टाइम आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू वेरी मच उस्मान हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 1000 अफराद की बात कर रहे हैं उसमें मजीद इजाफा हो जाए। और बहुत से लोग सिर्फ फिटनेस के लिए इसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स है। अगर आप इसे स्पोर्ट्स के मद्देनजर कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ रनिंग करें ताकि आपके घुटने सलामत रहे। और 16 फरवरी की तारीख याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसमें शिरकत कर सकेंगे। बिल्कुल है ना, जो है वो कोई मौका नहीं जाने दे रही है। बिल्कुल, हम आपको दौड़ा के रहेंगे। चले जी, हम ब्रेक पर जाते हैं, कुछ ही देर में वापस आते हैं। मैं तैयारी करता हूं। तुमको हुकूमत ने सदारती अवार्ड और सितारे इम्तियाज से नवाजा। ईरान की तरफ से तमगा निशान सिपास दिया गया। सूफी तबस्सुम 7 फरवरी को अल्लाह को प्यारा हुए। 7 फरवरी 1978 को वो इंतकाल कर गए, और वो हमेशा ही याद रखे जाएंगे इन खूबसूरत गज़लों के और इन नज़मों के साथ। इसी के साथ हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। बढ़ते हैं हमें अपने सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की जानिब, जहां उफैरा फैज हमें अहवाल बता रही हैं कुतुब मेले का, जो कि एक्सपो सेंटर लाहौर में सजाया गया है। आइए देखते हैं। लाहौर को हमेशा से इल्म और अदब का गहवारा समझा जाता है, और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हर साल लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर का इनकाद किया जाता है। अब सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में जहां ई बुक्स और ऑडियो बुक्स का चर्चा है, वहां पर हमारी प्रिंटेड किताबें आखिर क्या अहमियत रखती हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से इस बारे में जानते हैं और साथ ही साथ आपको इस बुक फेयर का विजिट करवाते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पैमरा मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, इस तरह के इवेंट्स हमारे बुक कल्चर को प्रमोट करने में किस हद तक मददगार साबित होते हैं? देखिए, जो किताब है ना, जो किताब से मोहब्बत करने वाला है वो इंसानियत से मोहब्बत करता है। जितनी भी इंसानी तहजीब है, जो उसकी ग्रोथ हुई है वो क्रिएटिव माइंडसेट से हुई है, और किताबें जो है ना उसको लेके चलती हैं। इंसानी तहजीब का किताबें जेवर है। मेरी कोशिश होती है कि इसको फ़रोग दिया जाए। ये जो बुक फेयर को ये सिलसिला शुरू किया गया है,
उसमें जो है ना हमारे जनरल पब्लिक को और नौजवानों में इससे ना सिर्फ शऊर आता है बल्कि इनकी एक इंसेंटिव भी है, इंस्पिरेशन भी है कि वो इधर आए। सर डिजिटल वर्ल्ड है और हम देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है और जिसकी वजह से उनका बुक रीडिंग की तरफ भी रुझान बहुत कम है। तो इस दौर में हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है उसका क्या रोल होना चाहिए ताकि वो इल्म के साथ साथ बुक रीडिंग को भी प्रमोट कर सकें? दुनिया में जितनी भी तहजीबें आई हैं 27 के करीब आई हैं, सब जो है ना उन्होंने इल्म से ही आगे बढ़ी है कि यहाँ अक्सरियत जो है ना नौजवानों की है वो इधर आ रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव से मुराद ये है कि आम दुकानों पे अगर 100% है तो इधर अगर 40-50% उन्हें कंसेशन मिलेगी तो दे विल कम इन ग्रुप्स। सर कोई एक ऐसी बुक जो आप हमारी यूथ को रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको लाजमी पढ़नी चाहिए? हमारे एक टीचर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, वो कहते थे कि आप आदत डालें पढ़ने की और आपकी राहें खुलती जाएंगी। मैंने जो रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी लेटर फॉर द एजिस, जो नौजवानों के लिए सब के लिए है, वो लेटर फॉर द एजिस जो थे वो जो हिस्ट्री के जो सेलिब्रेटेड और इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर स्टेट्समैन उनके जो बिहाइंड द बार्स लेटर्स हैं वो कंपाइल किसी ने किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर पैमरा सिकंदर रशीद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर मुझे ये बताएं कि डिजिटल एरा है और इसमें हमारी यूथ जो है वो बुक रीडिंग से काफ़ी दूर है। जी, तो इस दौर में पैमरा के तहत जितने चैनल्स आते हैं उनका क्या रोल होना चाहिए जिसके थ्रू हम इल्म को प्रमोट कर सकें, अदब को प्रमोट कर सकें या जो हमारा बुक कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें? देखें जी, हम तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेटर हैं। इस तरह के इवेंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज आजकल आपको पता है स्मार्टफोन का दौर है, हर बंदा एडिक्टेड है अपने फ़ोन के साथ। बुक्स तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। आपके जो चैनल्स हैं वो सारे इनकरेज कर सकते हैं, मे बी कोई शोज़ रख सकते हैं जिसके अंदर बुक्स लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद जैसे बुक क्लब्स होते हैं उसको डिस्कस करें, इसलिए कि एक डाइंग आर्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कि हम इनकरेज करें स्पेशली यंगर जनरेशन को कि बुक्स पढ़ें। तो आपकी नज़र में जो प्रिंटेड बुक्स हैं या जो हार्ड बुक्स हैं उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आई थिंक प्रिंटेड बुक्स हमेशा रहेंगे तो सही, जैसे अब लोग फ़ोन के ऊपर भी टीवी देख रहे हैं लेकिन फिर टीवी के ऊपर भी टीवी देखते हैं। वो अब अटेंशन इकॉनमी है बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ आ गए हैं, लेकिन अब शायद वो प्रिंटेड बुक ना पढ़ रहे हैं लेकिन वो अपने फ़ोन के ऊपर पढ़ रहे होंगे, किंडल के ऊपर पढ़ रहे होंगे, लेकिन बुक्स विल रिमेन। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर डिजिटल दौर है और ई बुक्स का दौर है, तो आपकी नज़र में एक प्रिंटेड बुक की या हार्ड बुक की क्या अहमियत हो सकती है? असल में ये डैमेज हो रही है, ये प्रिंटेड बुक्स हैं डैमेज हो रही हैं काफ़ी सारी। ये इसीलिए बुक फेयर अरेंज कराए जाते हैं ताकि बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ, और इसमें आप देखेंगे फैमिलीज़ ज़्यादा आती हैं और हमारी तो कोशिश है कि लोग इसी तरफ रहें मगर नज़र नहीं आ रहे हालात, डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं। ये जितने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा डिजिटल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप वाइस चेयरमैन भी हैं, तो इस तरह के इवेंट्स किताबों के कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? मैडम आई थिंक किताबें जो हैं और लिटरेचर जो है एक कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे खुशाइन बात है जो ऑर्गेनाइज कराने में कि मैं बड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ बुक फेयर के बाद जब मैं देखता हूँ कि लोगों की तादाद कितनी है, स्पेशली यंग लोग जितना इंटरेस्ट लेते हैं बुक फेयर में, ये हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इसकी वजह से मैं फ्यूचर के बारे में बड़ा पुरुमीद हूँ। ई बुक्स और दूसरी तरफ हार्ड कॉपी में बुक्स, आपकी नज़र में दोनों में क्या फ़र्क है और आप किसको रिकमेंड करते हैं? बहुत डिफरेंस है। ई बुक्स में आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ लेते हैं, 100 सफ़े पढ़ने में और एक सफ़ा पढ़ने में बहुत डिफरेंस। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो ट्रेडिशनल तरीका है किताब पढ़ने का उस पर ही जारी रखें क्योंकि उससे आपकी लर्निंग बेहतर होती है।
रादर दैन कि आप एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ के अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लें, उससे बेहतर आप एक किताब पढ़ें ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बनें। इस इवेंट में आप लोग किस तरह से मॉनिटर करते हैं कि पायरेटेड बुक जो है वो इस इवेंट का हिस्सा ना हमारी बने? पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में। हम सिर्फ जेन्युइन बुक सेलर्स को इजाज़त देते हैं बुक्स में पार्टिसिपेट करने की, और कोई पायरेटेड किताब अगर हमें नज़र आए तो हम उसी वक्त कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद चौहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, एज अ राइटर आप इस इवेंट की इम्पोर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि किताब मेले होते रहने चाहिए। अब तो साल में एक होता है एक्सपो सेंटर में, एक से ज़्यादा होने चाहिए। और इस दौर में किताब को ज़िंदा रखने के लिए ये जो पब्लिशर हजरात हैं इनके साथ हुकूमत को भी ताउन करना चाहिए। जिस तरह दूसरे मेले ठेले लगते हैं, किताब के मेला भी आम होना चाहिए। ठीक है। इस इवेंट में आज आने का क्या मकसद था बेसिकली? हमारी टीचर हमें लाइन थी ताकि हम लोग, हमारे सब्जेक्ट है स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, ताकि हम डिफरेंट जॉनर्स को पढ़ सकें और आइडिया ले सकें कि हमने आगे किस तरह डिफरेंट जॉनर्स में लिखना है, क्योंकि हमने खुद भी राइटिंग करनी है आगे अपनी फील्ड में। इसलिए आप क्योंकि यूथ का हिस्सा हो तो मुझे बताओ कि आज की यूथ जो है वो बुक्स में इंटरेस्टेड है? क्या वो बुक रीडिंग करती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा लोग ई बुक्स की तरफ चले गए हुए हैं। वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो ज़्यादा लोग बुक्स नहीं बाय करते, और बुक फेयर उसके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, मुझे ये बताओ कि किस तरह की बुक्स पढ़ने का शौक है आपको? मोस्टली आजकल तो मोस्टली सब फैंटेसी प्रेफर करते हैं वैसे, लेकिन लिटरेचर साइड और सिल्विया पाथ और इस टाइप की बुक्स भी पसंद है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी प्रेफर करते हो या ई बुक्स? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, क्या वजह है इसकी? ई बुक्स में वो फील और वो एक आपको इमोशंस और वो सब फील नहीं होती जो आप एक हार्ड कॉपी के साथ एक कनेक्शन होता है आपका। आपको पता होता है कि आपकी चीज़ है, आप इसे पढ़ रहे हो, आपके पास है, और आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह फील कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस वक्त इस पूरे एरिया में आपको सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा लगा और क्यों? सबसे अच्छा स्टॉल तो मुझे वो वाला पेरामोन एजुकेटर्स वाले, क्योंकि उन्होंने टेक से रिलेटेड लिया हुआ था। उन्होंने एक मतलब डिवाइस भी बनाई हुई थी, कार आपने देखा होगा, सेंसर लगा हुआ था, और उसमें बचपन से ही बच्चों को इस तरफ जो है ना ट्रेन किया जा रहा है। उनकी बुक भी है माशाल्लाह, ब्लेंडेड बुक है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे साइड पे टॉप राइट पे उसका QR है, आप जस्ट स्कैन करें और आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें डिटेल बताया गया है। तो बचपन से ही आपको उसमें लगाया जाएगा। जब आप मैट्रिक में पहुंचने का जो उम्र है उसमें आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। डेट इज अ प्लस पॉइंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम? अली हसन। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताएं कि हमारी जो यूथ है उसका बुक रीडिंग की तरफ रुझान कैसा है? बुक रीडिंग की तरफ उनका रुझान काफ़ी अच्छा है, हौसला अफजा भी है। मेरा ख्याल है कि जब से डिजिटल बुक्स का ई लाइब्रेरीज का दौर आ गया है तो लोग फिजिकली बुक से थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने का और अपने मुताले को बढ़ाने का शौक़ तो उसी तरह ही है। और इस तरह के जो किताब मेले हैं ना, ये हम जैसे लोग जो थोड़े से ओल्ड स्कूल्स हैं ना, तो वो पूरा साल अपनी लिस्ट बना के रखते हैं कि जब बुक फेयर आएगा तो हम लोग यहाँ से ये ख़रीदेंगे। सो मुझे लगता है कि किताब पढ़ने का जो रुझान है ना वो बदस्तूर उसी तरह बल्कि बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा फिजिकल बुक से लोग थोड़ा सा दूर हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फर इजाज साहब मौजूद है और उनका एक बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है, हम इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉल भी है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है इस बुक फेयर को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमारे इस बुक स्टॉल पे मिल रहा है, क्योंकि हमने जदीद टेक्नोलॉजी पर ये प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए रोबोटिक्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। जो कि इंतहाई महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल्स में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने इसको इस कदर आसान और कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब हर स्कूल इसके साथ बच्चों को रोबोटिक्स सिखा सकता है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि ये किस
किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? जी, ये हमने इसके साथ इस प्रोग्राम में ये रोबोटिक्स बुक बनाई है, ठीक है। और इसके साथ रोबोटिक्स की किट भी साथ इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। और इसके साथ उसको हेल्प ये दी है कि अगर अकेला बैठा वो बना रहा है तो वो हमारे हर प्रोजेक्ट के आगे एक QR कोड लगा होता है, जिसे स्कैन करेगा तो वो वीडियो उसके सामने आ जाएगी। एक किस्म का हमने इसके अंदर टीचर भी प्रोवाइड कर दिया, और इसका सबसे एडवांस लेवल पे ये एक रोबोटिक्स कार है। ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग है, इसके आगे सेंसर लगा हुआ है जो कि अगर ये चल रही होगी तो कोई भी रुकावट आ जाएगी तो ये खुद ब खुद रास्ता बदल लेगी। हमारी ये किताब जिसकी मदद से अब हर कोई, हर टीचर खुद से सीख के बच्चों को सिखा सकता है। थैंक यू सो मच सर। डिजिटल तरक्की के बावजूद किताबों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। किताबें ना सिर्फ हमारी सोच को एक नई राह देती हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारे मुआशरे को तश्कील देने में भी मददगार साबित होती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको बताते हैं कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन आर्ट अवार्ड ADA का मेला लाहौर में सजने जा रहा है, जिसमें ऐसे हुनरमंद और काबिल अफराद को अवार्ड से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपने फ़न से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है। और ये अवार्ड आर्ट, डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट फील्ड में नाम कमाने वाले अफराद को दिया जाएगा। मज़ीद ये अवार्ड किस नौयत के होते हैं और आइंदा लाहौर में होने वाले अवार्ड्स के हवाले से क्या तफसीलात हैं, वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ ही हमारी गेस्ट मौजूद है। बिल्कुल, ADA मैगजीन और मीडिया हाउस की चीफ एडिटर हैं, आर्किटेक्चर, हिस्टोरियन और राइटर मारिया असलम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द इनवाइट। अच्छा मारिया, सबसे पहले ये बताइएगा, आप हिस्टोरियन भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, डिज़ाइन का एक मैगजीन चला रही हैं और एक मीडिया हाउस चला रही हैं, आप क्या कुछ कर रही हैं? इतना सारा कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? ये बहुत मुश्किल सवाल है कि कैसे कर रही हूँ, बस हो रहा है, वन थिंग आफ्टर द अदर, काम सामने दिखता है और मैं खुद क्रिएट करती हूँ कि मुझे क्या करना है, एंड देन आई जस्ट परस्यू इट एंड मेक इट हैपन। मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कोई प्रेसिडेंट्स नहीं थी, तो माशाल्लाह वी हैव सेट अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स फॉर पाकिस्तान, फॉर द जनरेशन, फॉर थॉट मेकर्स एंड फॉर रिसर्च, जो कि नहीं हो रही थी। हम आर्किटेक्चर में, डिज़ाइन में, आर्ट में पाकिस्तान में क्या क्या काम हो रहे हैं हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था जिससे हम अपने कामों को, अपने उन इंडिविजुअल्स को जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे डिज़ाइन एस्थेटिक्स को, या ग्राउंड लेग ऐसे काम करते हैं जो लेजेंड्स बन जाते हैं, लेजेंडरी हो जाते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये नहीं हो रहा था। सो दैट इज़ व्हाई एंड हाउ दिस इनिशिएटिव वाज टेकन। ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमें तो ADA अवार्ड्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये कब से चल रहा है और कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं। वैसे तो हमने बताया है कि किस किस फील्ड में आपको नुमाया जो आपका काम है उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और आपका जो मीडिया हाउस जिसे आप कह रही हैं वो किस तरीके से काम करता है, उस पर भी रोशनी डालें। So we started in 2008, ADA. It was a magazine, just a magazine, a journal, which was archiving materials, projects and everything. 2018 में भी realize कि हम और मज़ीद क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, and that is when we thought कि हम हाईलाइट नहीं करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वो क्रिएटिव माइंड्स, स्टॉलवर्ड्स, लीडर्स who have impacted our cultural spectrum in Pakistan, चाहे वो आर्किटेक्चर के थ्रू हुआ हो या डिज़ाइन या आर्ट के थ्रू हुआ हो। तो ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ हैं हमारे पास, सलीमा हाशमी, जावेद जब्बार साहब, शाहिद अब्दुल्ला साहब, नैयर अली दादा, कामिल खान मुमताज़। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको सामने लेकर आएँ, और साथ साथ जो इमर्जिंग हमारी यंगर जनरेशन है जिसमें बहुत नाम है, अब तो जनरेशन्स आ गई हैं। आई हैव ऑल्सो पेन्ड अ बुक विद हसन उद्दीन खान फ्रॉम US, जिसमें हमने 7 decades ऑफ पाकिस्तानी आर्किटेक्चर पे सिर्फ काम किया है। ज़बरदस्त। दैट इटसेल्फ इज़ अ टियर्ड जनरेशनल बुक जो इंशाल्लाह ज़रूर आप नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके जो अवार्ड्स शो मुनक्किद होने जा रहा है। मकाम बताइएगा कहाँ इसे मुनक्किद करने वाली हैं आप, और ये भी बताइएगा कि जो आपने कैटेगरीज रखी हैं उसमें विनर्स को कैसे सिलेक्ट किया जा रहा है, क्राइटेरिया। हाँ, सो 2018 में इन अ डेकेड, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड, और अब हम 4th साइकिल में बैठे हैं। एवरी साइकिल में चेयर्स होते हैं,
जो कि लीड करते हैं। आर्किटेक्चर की चेयर यास्मीन चीबा हैं जिन्होंने लीड किया है आर्किटेक्चर को, तज़ीन हुसैन इन डिज़ाइन एंड इमरान कुरैशी हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट, उन्होंने आर्ट को लीड किया। जूरी सिलेक्ट होती है, जूरी कंबाइन होती है, इंटरनेशनल जूरी है जो कि हमें ज्वाइन भी करेगी। दे विल बी ऑल हियर ऑन द 10th। 3 दिन का हमने पूरा एक स्पेक्ट्रम लगाया है, आपने जिसको मेला कहा, आई कॉल इट अ फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री। बुक लॉन्च, सेमिनार एंड देन द अवार्ड्स नाइट। कैटेगरीज होती हैं आर्किटेक्चर में, इंटीरियर है, रेजिडेंशियल है, सिविक है, कल्चर है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, जूरी बैठती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एक मैमथ काम होता है ये, मैमथ ह्यूज। 3 दिन 4 दिन वीक लग जाते हैं, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और इसी तरह डिज़ाइन में आपका कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, आपका मीडिया है, आपका UV UI UX में डिज़ाइन की बंदी नहीं हो, लेकिन फिनटेक डिज़ाइन इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। शहनाज इस्माइल, शहजाद नवाज जैसे मोमर हमारी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने डिज़ाइन को हेड किया है एज जूरी मेंबर्स, अमंगस्ट अदर इंटरनेशनल एज वेल। एंड ऑफ कोर्स आर्ट में 2D 3D मिक्स मीडिया, इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरैक्टिव। सो इन सब को एक अम्ब्रेला में लेकर आना, 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है, तो जाके हम अवार्ड्स नाइट पे आते हैं। एंड हेंस वी फील कि इसको एक फेस्टिवल की तरह लिया जाए। जिन्होंने सबमिट किया है उनको भी हाईलाइट करें, और जो विनर्स होंगे जो कि सिर्फ अवार्ड नाइट पे ही हम अनाउंस करते हैं। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अनाउंस कर देती हूँ, शालीमार गार्डन में है हमारी ये तकरीब, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट नाइट इन इटसेल्फ। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम यू रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट रखी गई थी, तो इस बार भी है आर्टिस्ट परफॉर्मेंस और ये जी जी बिल्कुल है। हमारी परफॉर्मेंसेस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल है, एंड आई थिंक वी विल ब्लो द क्राउड अवे दिस टाइम। यस। अच्छा, तो ये बता मुनक्किद की जाने चाहिए। हमारे मुल्क में तो बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट्स अभी बाकी हैं लोगों को देना, साइंस के शोबे में, तिब के शोबे में, फनकारों के तो अवार्ड्स हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आर्टिस्टों को खास तौर पर जो मंजर आम पर लाना, वो इस एक्टिविटी का आगाज कहाँ से? फॉर दैट क्वेश्चन, रियली आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि हम अपने कल्चरल प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं करते हैं। यही कल्चरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे मुल्क में और हमारे मुल्क में भी। मेरे लिए तो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, क्योंकि दे हैव इम्पैक्टेड योर लाइफ। पीपल हु हैव डन एनीथिंग फॉर योर एज एन आर्किटेक्चर, घर बनाया हो, इंटीरियर बनाया हो, वर्क स्पेस बनाया हो, जिन्होंने आपके लोगो डिज़ाइन किए हैं, आपकी कंपनी को स्टैम्प किया है, ब्रांड किया है, वो आर्टिस्ट जिनका काम आप अपने घर में रखते हैं, उनसे खुशी हासिल करते हैं, उनसे सॉलेस हासिल करते हैं। हाउ कैन यू नॉट एक्नॉलेज देम? और ये टोटली मिसिंग था पाकिस्तान में। आई थिंक वी स्टेप्ड इनटू अ वॉइड। अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है, एंड आई थिंक इफ़ आई हैव क्रिएटेड अ रिपल और अ चेंज or a thought in the process, then I think I just might have done my job. Maria, thank you very much. कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो हमें देख रहे हैं, जो कि इमर्जिंग भी हैं और जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि वी आर टेकिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान फॉरवर्ड। और जो पढ़ रहे हैं या इमर्जिंग हैं, never ever question, never shy away from your work because you learned from it. Come join us. पार्टिसिपेट हम बहुत कुछ करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, बुक्स, वी गिव यू अ प्लेटफॉर्म, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड लेट्स टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच मारिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और विद अ नेशन जो आके ही आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, कल्चरली इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराना छोटे बड़े लेवल पर और एरिया जैसे अवार्ड्स को मुनक्किद करना बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि मारिया ने हमें थैंक यू किया सवाल पूछने के लिए, हम मारिया को थैंक यू करते हैं कि ऐसे अवार्ड्स वो मुनक्किद करवा रही हैं और उसके ज़रिए हमारी शनाख्त करवा रही हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तुझे राय गानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं, जी हाँ, ये बड़ी फेमस नज़्म है आजकल की, और इसी के राइटर से सेगमेंट माइंड मैटर्स में हमारी मुलाकात करवा रहे हैं वकार अहमद मलिक। आइए देखते हैं। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का, कदम जैसे सापा गमा पागा सारे वो तबले के तिरखट पे तक दिन दिनक दिन दिनक दिन धना दिन वहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक नज़्म है जो बहुत ही मकबूल हुई हालिया दिनों में और उसकी गूंज जो है वो सरहद पार बहुत वाज़ेह सुनाई दी
और वो थी तुझे राय गाने का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। स्वयं मुगीरा सिद्दीकी साहब ने ये नज़्म लिखी। इसके अंदर कितनी जहतें हैं, कितना खूबसूरती है। सोहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जब मैंने आपकी वो नज़्म पढ़ी और उसके बाद एक हमारे मुश्तरका दोस्त हैं उनके हवाले से बात हुई, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी चीज़ कह दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि अब ये कौम जो है मुझे पाले, अब ये कौम जो है मेरे सारे दर्द जो कुछ भी है वो बढ़। आपने अपना काम करना है और उसके साथ आर्ट की खिदमत करनी है और तमाम चीज़ें करनी है। तो आर्ट को अपना लहदा रखें, आपने अपने फ़न को लहदा रखें और उसमें आपके फ़न की और फ़नकार की पजीराई बड़ी होती है, बड़ी कदर होती है। अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा सा दूसरा मसला हो जाता है। आप वो हैं जो कि फ़न और इसको अलग रखते हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि 7 सालों में 15 नज़में लिखी तो ये सबसे पहले तो अब इसी आएंगे, 7 सालों में 15 नज़में क्यों लिखी, ऐसा स्लो सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे दावत देने के लिए और आपकी मोहब्बत, आपने वक्त निकाला। इसमें एक बड़ी अहम बात है, शायरों के बारे में आज से पहले एक तसव्वुर हमारे यहाँ राइज है। मतलब शायर की बदहाली को इतना ग्लैमराइज किया जाता है कि शायर तो होता ही बदहाल है, शायर तो होता ही गरीब है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी जनरेशन है वो इस तसव्वुर को तोड़ रही है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनके हरावल दस्ते में हूँ, मैंने वो अलम उठाया हुआ। हरावल दस्ते में आप जरूर हैं, पीछे देखिएगा, आपके पीछे है कोई नहीं, आप खुद नहीं है। अभी देखिए आहिस्ता लेकिन कम है, बट मेरे बहुत सारे ऐसे नौजवान शायर दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, जी बिल्कुल, जिन्होंने बहुत संजीदगी से लिया फिर अपने करियर को। और वैसे भी अब हम जब मिडिल क्लास फैमिली से निकलते हैं तो पीछे बहुत लोग होते हैं जो रास्ता देख रहे होते हैं। उन रास्ता देखने वालों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जमाल साहब ने कहा था ना कि पहले घर से निकले हो ध्यान रहे, कुछ परदेश की लिखना अगर आसान रहे, दूर दराज से दाना दुनका लाने वालों, रास्ता देखने वालों का भी ध्यान रहे। सही। तो रास्ता देखने वालों का ध्यान रखना ये मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी है। शौक तो जाहिर है इंसान को किस चीज़ का शौक नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शायर होने के नाते ये ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, ये ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आप अपने घर वालों के लिए जिन लोगों का आप पर बोझ है उन्हें संभालने के लिए आप पहले हाथ फैलाएं। बाय द वे मैंने ये सोचा हुआ मैं 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। वहाँ जहाँ तक मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर गया कर सकते हैं वहाँ में कट ऑफ लगा देंगे और फिर लिखेंगे, नज़में लिखेंगे, शेर कहेंगे। तो इसके अंदर जो साइंस के कुछ हवाले हैं बहुत ही खूबसूरत। आपका साइंस से शुगफ और है कुछ? मेरा बाकायदा साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है, एकेडमिया मेरी साइंस में नहीं है। ठीक है। मैंने कम्युनिकेशन पढ़ी है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। साइंस मैंने सिर्फ इंटर तक ही पढ़ी है, लेकिन जो पॉपुलर साइंस है उसके साथ मेरा काफ़ी कनेक्शन है। तो आपने फिर इसमें ये सारे हवाले दिए और इसके अंदर कई दफ़ा इसकी बुनियाद साजी है, कई दफ़ा इसको रीडू किया, या बस इसको हम आमद के ज़ुमरे में लें कि किस ज़ुमरे में? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। अभी एक परसेप्शन है शायरी के बारे में जो बड़े सारे लोगों के लिए दुरुस्त भी होगी और ज़्यादातर के लिए नहीं है। आमतौर पे लोगों को, सामीन को या क़ारीन को ये लगता है कि अचानक हम किसी को बैठे बैठे एकदम अता होती है, नाजिल होता है, कुछ लिखना शुरू करते हैं और पूरी नज़्म बन जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। एक ख्याल की आमद होती है, एक तसव्वुर, एक ह्योला सा आता है, उसको स्केच करना पड़ता है बैठ के, उसमें रंग भरने पड़ते हैं, उसमें आपका हुनर काम आता है, उसमें तकनीक काम आती है, उसमें आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, वो सब काम आता है। इवन ये नज़म बनाते हुए मतलब इसका कुछ हिस्सा कुछ 2-3 महीने पहले बना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नज़म ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उसकी और खुली। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ख़ुसूसन मैं अपनी नज़मों के बारे में तो ये यकीन रखता हूँ, हालांकि ये बड़ी अनसाइंटिफिक बात है, बट मुझे अच्छी लगती है कि मेरी नज़म ये फैसला कर रही होती है कि इसको कैसे खुलना है। ये नज़म के हाथ में होता है कि वो कैसे अपनी तरतीब बनाती है और उस पर वक्त लगता है, उस पर मेहनत लगती है। आज जो शायरी है या आप शायर के लिए क्या आज का दौर कहीं ज़्यादा चैलेंजेस से भरपूर है? मैं एक ख़ास तनाज़ुर में ये आपसे इस हवाले से पूछ रहा हूँ। 100 Years of Solitude एक नावल है, उसमें एक इंसोम्निया का एक प्लेग आता है, एक वबा आती है जिसमें पूरा शहर सो नहीं पाता, और तो करते आस्ते आस्ते उनकी यादाश्त मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ पे ना लिखना शुरू कर देते हैं, ये कुर्सी है, ये गाय है, ये दूध देती है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ अर्से के बाद इस हद तक उनकी यादाश्त मुतासिर हो जाती है कि वो लिखा हुआ तो होता है, लेकिन ये कुर्सी है, लेकिन ये पता चलेगा कि ये कुर्सी होती क्या है। तो इस हद तक वो चले गए थे। तो ये वो सतह थी जहाँ पे लफ्ज़ अपना मफहूम खो बैठा था। सही। और उसके बाद यानी उसी नावल में बहुत टाइम के बाद लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की आपस में जब जंग हो रही होती है और वो सारी पावर गेम होती है, कोई नजरियात नहीं होता,
तो वो इस हद तक सतहीपन का शिकार होते हैं कि वहाँ पे वो खातून उस फ्लैग को याद करते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि जैसे उस वक्त लफ्ज़ अपना मानी मफहूम खो बैठा था। अच्छा, हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे लफ्ज़ अपनी हुर्मत से महरूम हो चुका है, तो इस सिचुएशन में तो शायर के लिए कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता कि वो कैसे डायमेंशंस लाएगा? लफ्ज़ वही हैं, लुगत बड़ी महदूद है। ये वाकई चैलेंजिंग है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस आज के दौर में शेर कहना और अपना कारी तलाश कर लेना कामयाबी से, ये एक मौजज़ा है। सही। मतलब जब मेरा आपका भी जब मेरे से रब्ता हुआ तो हर दफ़ा, हालांकि मेरी नज़्म को कुछ ना कुछ जो मकबूलियत मिल गई, इसके बावजूद भी जब मुझे कोई भी शख्स रब्ता करके कहता है कि यार मैंने आपकी नज़म पढ़ी है, तो मुझे झटका लगता है कि यार 2025 में जहाँ रील्स हैं, जहाँ आप हज़ार चीज़ें और देख सकते हैं, एक शख्स ने मेरी नज़म पढ़ ली, ये अचंभे की बात है। लेकिन इसके साथ इसमें मुझे खैर का पहलू भी लगता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नई जनरेशन जेन जी के आने से पहले नुसरत अली खान साहब इंतकाल फरमा गए थे, तो उन लोगों ने उनके अरूज का ज़माना देखा ही नहीं था। फिर आप उस लड़के के बारे में सोचिए जिसने एक रात को 2 बजे प्लेलिस्ट में अचानक एक नुसरत अली खान की कवाली आई, उसने प्ले की और उसे एक झटका लगा कि यार ये कैसा ख़जाना है, और उसने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह एक लिखने वाले के लिए, शायर के लिए भी एक दफ़ा टच करना जज्बात को, इमोशन को, एक दफ़ा कनेक्शन बनाना इज़ द टफेस्ट थिंग आज के दिन में। एक दफ़ा वो चैनल खुल जाए, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा मिलता है, इतनी शिद्दत से मिलता है। हम सबके साथ, हमारी जो भी शायर कम्युनिटी, उन सबके साथ ये हो रहा है। पहली बार नज़म पहुँचाने में, शेर पहुँचाने में वक्त लगता है आज, लेकिन जब एक दफ़ा उसको सामने मिल जाता है, कारी मिल जाता है, क्योंकि जज्बात तो बहरहाल हैं। अब इस सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि आज के दौर में क्या अल्फाज अपनी वक़्त खो चुके हैं? मैं आपको मीर साहब की एक बात बताता हूँ। मीर साहब ने ये कहा था कि मैं जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ी पर बोले जाने वाली ज़बान में शेर कहता हूँ। अब इस लाइन का मफहूम क्या है? इस सत्र का मतलब ये है कि वो उस ज़बान में शेर कह रहे हैं जो गली मोहल्ले में मौजूद आम आदमी को समझ आ रहा है। अगर शेर आम आदमी को समझ नहीं आ रहा, जो लोग बोल चाल में अपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायरी का हिस्सा नहीं है, तो ये खवास की शायरी तो हो सकती है, ये अवाम की शायरी नहीं है। फिर आपको अवाम में से ना आपका कारी मिलेगा, ना आपका सामे मिलेगा, ना आपको वहाँ तलाश करना चाहिए। अगर आपको अवाम समाज में, आम लोगों में अपना कारी तलाश कर रहे हैं, तो आपको उनकी ज़बान में लिखना होगा। ये 2 अलग अलग मकातब फ़िक्र हैं। मैं जिक्र चाहूँगा कि ताकि कुछ ऐसे कामयाब अब नाज़रीन होंगे जिन्होंने आपकी वो नज़्म नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर आप सुना दें। बिल्कुल मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले के तिरखट पे तक दिन दिनक दिन दिनक दिन धना दिन हम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। क्या बात। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं। बहुत शुक्रिया।
हैं।